अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान और आप देख रहे हैं मेरे सवाल। नाज़रीन, जीत और हार खेल का हिस्सा है। किसी भी खेल में हार का भी उतना ही इम्कान होता है जितना जीत का। क्रिकेट का T20 वर्ल्ड कप एक ही टीम ने जीतना था, वो इंग्लैंड ने जीत लिया। 1992 के वर्ल्ड कप के साथ मुमासलत का बहुत शोर था, लेकिन तारीख दोहराई नहीं जा सकी। इंग्लैंड की टीम बेहतर खेली, वो जीत गई। लेकिन अच्छी बात यह है कि यह मुकाबला एक तरफा नहीं था। ग्रीन शर्ट्स ने भी उम्दा खेल पेश किया। इंसाफ की बात यह है कि इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी को किसी भी हवाले से बुरा नहीं कहा जा सकता। वो टीम जो इस इवेंट के आगाज के वक्त किसी शुमार में ही ना थी, वो कई फेवरेट टीमों को हराकर फाइनल में पहुंच गई और फिर फाइनल में भी उसने मजबूत तरीन टीम को खुद पर हावी ना होने दिया। जिम्बाब्वे से शिकस्त के बाद किसी को उम्मीद ना थी कि ग्रीन शर्ट सेमीफाइनल में भी पहुंच सकेंगे, लेकिन वही टीम सेमीफाइनल में ना सिर्फ पहुंची बल्कि जीत भी गई। फाइनल में मेलबर्न के मौसम की सूरत हाल और दोनों टीमों को देखते हुए माहिरीन ने पहले ही कह दिया था कि टॉस जीतने वाला आधा मैच पहले ही जीत जाएगा। इंग्लैंड पर किस्मत मेहरबान थी, इसलिए वो टॉस जीत गए और पाकिस्तान को बैटिंग करना पड़ी। नाज़रीन, 1992 के फातेह कप्तान, जो मेरे कप्तान भी हैं, उनकी नसीहत को नजरअंदाज करना बाबर आजम को महंगा पड़ा। मेरे कप्तान ने अपने ट्वीट में बाबर आजम को जारयाना खेल पेश करने का कहा था, लेकिन इसके बरक्स इब्तदाई बल्लेबाजों ने बहुत सुस्त खेल पेश किया। बहुत सी गेंदें जाया भी हुई और पाकिस्तान हरीफ टीम को बड़ा टारगेट भी ना दे सका। ये तो शुरू से ही कहा जा रहा था कि असल मुकाबला पाकिस्तान की बॉलिंग और इंग्लैंड की बैटिंग में है। पाकिस्तानी बॉलर्स ने पूरी कोशिश की, लेकिन कम टोटल के साथ इंग्लैंड की मजबूत बैटिंग को रन्स बनाने से ना रोक सके। एक बदकिस्मती ये हुई कि शाहीन शाह अफरीदी यूं अनफिट हुए कि अपना ओवर भी मुकम्मल ना करा सके। शाहीन अफरीदी के अनफिट होने से जहां इंग्लैंड पर दबाव कम हुआ, वहीं पाकिस्तान दोहरे प्रेशर में आ गया। इन सब हालात के बावजूद इंग्लैंड को मैच जीतने के लिए पूरा जोर लगाना पड़ा। नाज़रीन, आज के मैच के बाद एक बहुत अच्छी बात यह नजर आई कि माजी में मैच हारने के बाद सोशल मीडिया पर क्रिकेट टीम को जिस तरह तनकीद का निशाना बनाया जाता था, इस बार हालात वो ना थे। ट्विटर, फेसबुक, टिकटॉक और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर कौमी टीम की हौसला अफजाई की जा रही है। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड के बाहर पाकिस्तानी शायकीन ने जिंदा दिली का दिलकश मुजाहरा किया और अपनी टीम के हारने के बाद भी भंगड़े डाले। इसी जज्बे को बरकरार रख के आगे की तरफ देखने की जरूरत है, क्योंकि अगले साल वनडे वर्ल्ड कप भी होना है। इस वर्ल्ड कप में होने वाली गलतियों को दुरुस्त कर लिया जाए तो वनडे क्रिकेट का वर्ल्ड कप भी पाकिस्तान जीत सकता है। नाज़रीन, फाइनल खेलने वाली टीम को बुरी कारकर्दगी का ताना नहीं दिया जा सकता, लेकिन कुछ फैसलों पर मेरे 6 सवाल हैं। सवाल नंबर 1, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की ओपनिंग पर पूरे टूर्नामेंट में सवाल उठाए गए। क्या कप्तान और नायब कप्तान की जोड़ी उम्मीदों पर पूरा उतर सकी? सवाल नंबर 2, शाहीन शाह अफरीदी पहले ही से जख्मी थे। ये जख्म उस वक्त जाग गया जब फाइनल मैच अहम तरीन मरहले में था। क्या ऐसी फिटनेस के साथ उनकी सिलेक्शन दुरुस्त फैसला था? सवाल नंबर 3, मैच के आखिरी ओवर में अटैकिंग फील्ड लेकर बरतानवी बल्लेबाजों पर दबाव बढ़ाया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। क्या बाबर आजम ने अच्छी कप्तानी का मुजाहरा नहीं किया? सवाल नंबर 4, इफ्तिखार अहमद ने 6 गेंदों का सामना किया और बगैर कोई रन बनाए आउट हो गए। T20 क्रिकेट में इतनी बड़ी गलती को माफ किया जा सकता है? सवाल नंबर 5, पाकिस्तानी टीम पर यह इल्जाम भी लग रहा है कि यह बड़े टूर्नामेंट के बड़े मैचेस में प्रेशर बर्दाश्त नहीं करती। क्या पाकिस्तानी टीम को नफसियाती तौर पर भी मजबूत करने की जरूरत है? सवाल नंबर 6, पाकिस्तान टीम फाइनल खेली है, ये बहरहाल उम्दा कारकर्दगी है। खुद को क्रिकेट गुरु समझकर हर हाल में बाबर आजम पर तनकीद के तीर चलाने वाले बाज साबिक क्रिकेटर्स टीम के बारे में अपने रवैये को क्या अब तब्दील करेंगे? इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने के लिए आज सीनियर पैनल मेरे साथ प्रोग्राम के अंदर मौजूद है। हमारे साथ साबिक क्रिकेटर सरफराज नवाज साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आप जानते हैं बॉलिंग के गुरु रहे हैं वो। साबिक टेस्ट क्रिकेटर यासिर हमीद साहब भी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। सीनियर स्पोर्ट्स तज्जियाकार मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब हमारे साथ हैं और सीनियर स्पोर्ट्स तज्जियाकार वहीद खान साहब भी इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। सरफराज नवाज साहब, मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगा सर, आपके पहले कॉमेंट्स इस मैच के हवाले से, ओवरऑल पाकिस्तान की परफॉर्मेंस को किस तरह देखते हैं आप? देखें, परफॉर्मेंस तो इतनी बुरी नहीं कह सकते, और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की जो टीम की बॉलिंग स्ट्रेंथ है वो भी मेरा ख्याल है इंग्लैंड की बॉलिंग स्ट्रेंथ से ज़्यादा बेहतर थी। और इससे पहले अगर आप देखें, जो पाकिस्तान में 7 T20 की सीरीज हुई थी, उसमें 4-3 का मुकाबला हुआ है और बड़ा क्लोज मुकाबला होता रहा है। और पाकिस्तान ने 3 जीते, इंग्लैंड ने 4 जीते, और यहाँ पे तो वन साइडेड मामला हो गया।
कि उन्होंने 5 विकेटों से बड़ा आसानी और 1 ओवर स्पेल से मैच जीत लिया। और आखिरी मैं ये कहूँगा कि आखिरी 5 ओवरों में जो 30 रन बने हैं वहाँ जाके कोलैप्स हुआ है, वरना तो लग रहा था कि पाकिस्तान 170 के करीब जाएगा, लेकिन लगातार जो विकेटें गिरी हैं और पाकिस्तान का जो मिडल ऑर्डर है 5, 6, 7, ये एक बिल्कुल मैं कहूँगा शुरू से इसके ऊपर सारी कौम डिस्कस करती रही है कि ये मिडल ऑर्डर बड़ा कमजोर है और एक कंसिस्टेंट नहीं है। तो इसका मैं देखूंगा। और उससे पहले मैं कहूँगा कि पहले 4 बैट्समैन जो हैं उनमें से किसी को बिग 50 करनी चाहिए थी, 70-80 रन और टीम को लेके चलना चाहिए था, लेकिन ये हमारी टीम में बड़ा कम देखने में आया जी। ठीक है, अब यासिर हमीद साहब, मैं आपसे खास तौर पे मैं ओपनिंग पेयर के बारे में बात करना चाहूँगा। हमारा जो ओपनिंग पेयर है बाबर और रिजवान का, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस माजी में वो देते रहे हैं। इस टूर्नामेंट में के अंदर शुरू में भी उनके ऊपर सवालिया निशान रहे कि उनकी फ्लक्चुएट हो रही है परफॉर्मेंस। सेमीफाइनल में अलबत्ता एक पूरा सेंचुरी स्टैंड उन्होंने दिया, और ऑब्वियसली जब एक ओपनिंग पेयर सेंचुरी स्टैंड दे दे तो फाइनल में उस ओपनिंग जोड़ी को चेंज तो नहीं किया जा सकता। लेकिन अब जो कुछ भी हो चुका है, द टूर्नामेंट इज ओवर नाउ, क्या उसके बाद पीसीबी को आपके ख्याल में अपनी ओपनिंग जोड़ी के ऊपर दोबारा सोचने की जरूरत है? क्या हमें अपने ओपनिंग पेयर को चेंज करने की जरूरत है? जी बिल्कुल, काफी अच्छे से ये लोग परफॉर्म कर रहे हैं। जो लास्ट सीरीज हमने देखा उसमें भी काफी सारे क्वेश्चन मार्क्स थे, लेकिन आखिर में आके इन्होंने 200 रन चेज की और पूरे दोनों नॉट आउट आए थे। उसके बाद एक जो क्वेश्चन मार्क था उस वक्त जो है वो क्लोज हो गया। उन्होंने कहा नहीं, वर्ल्ड कप में इसी तरह जाएंगे। और फिर वर्ल्ड कप में गए तो शुरू में जो हम मैचेस खेले उसमें ओपनिंग जो थी वो नहीं चल सकी, लेकिन फिर ये ख्याल था कि इनको चेंज किया। फिर फखर को बीच में लाए थे, मेरे ख्याल से उसको लाने का मकसद यही था कि शायद इस कम्बिनेशन को थोड़ा सा चेंज किया जाए, लेकिन कोई अल्टरनेटिव नहीं था हमारे पास वर्ल्ड कप में। फिर लास्ट मैच में जिस तरह ये लोग खेले और फिर दोबारा एक होप हुई कि अब जो है ये अच्छा करेंगे और अब जो है आगे वर्ल्ड कप का फाइनल है, इसमें दोनों को अच्छा स्टार्ट देंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं समझता हूँ कि टॉस जो था बड़ा वाइटल था। मेलबर्न की जो पिच है वन ऑफ द ऐसी पिच है वर्ल्ड में जिसका जो बाउंस है मेरे ख्याल से द मोस्ट डिफिकल्ट बाउंस है, वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट बाउंस है, क्योंकि आगे का बॉल भी अक्सर आप देख रहे थे कि वो फ्लाई कर रहा था और जो हार्ड लेंथ मेरे ख्याल से वहाँ पे बॉल के इंग्लैंड ने टॉस जीत के और बिल्कुल कोई मौका नहीं दिया, कोई रूम नहीं दिया कि जहाँ से वो मेरे ख्याल से बाबर का जो कॉन्फिडेंस था वो पिछले मैचेस के मुकाबले में आज बेहतर नजर आया हमें। और उन्होंने 32 रन भी किए 27 बॉलों पे, वहाँ से फिनिश कर सकते थे वो। तो फ्यूचर का तो अब हम नहीं कह सकते, वो तो अब थिंक टैंक है जो पाकिस्तान का, वो पाकिस्तान की ओपनिंग को लेके क्या डिसीजन लेता है। अगर आप देखा जाए तो 7 से 8 प्लेयर्स हमारे इस तरह ऐसे हैं कि जो अभी अंडर 30s है, मतलब 20s में है, कोई अर्ली 20s में है, और कप्तान भी हमारे 27 साल के 28 साल के। तो ये हमारी जो टीम है ये इंशाल्लाह आगे जो आने वाले इवेंट्स है वर्ल्ड कप, अगर वो इंडिया में हो या T20 वर्ल्ड कप हो, इट्स अ रियल थ्रेट फॉर ऑल द टीम्स इन द वर्ल्ड। तो मैं समझता हूँ कि यही जो एक 2-3 चेंजेस जो हमें ऑब्वियस चेंजेस जो नजर आ रही है वो होंगी। अगर ओपनिंग में किसी को लेके आ सकते तो मेरे ख्याल से हारिस है, उसको ट्राई कर सकते हैं, और काफी सारे हमारे पास ऑप्शंस हैं और भी इसके अलावा भी हैं। मुझे इजाजत दीजिएगा, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। वहीद खान साहब, मैं सबसे पहले आपसे इस ओपनिंग के ऊपर ही मैं डिबेट चाहूंगा कि जरा इसके ऊपर प्लीज कमेंट कीजिए। डू वी नीड टू रीथिंक ओवर इट? क्योंकि हारिस के बारे में भी कहा जा रहा था कि हारिस को जो है प्रमोट करके ओपनिंग की तरफ लाया जाए। द टूर्नामेंट इज ओवर नाउ, अब तो जाहिर बात है अब हमारे पास रूम है कि हम इसके ऊपर जरा डिबेट कर सकते हैं। आप समझते हैं कि ओपनिंग जोड़ी को दोबारा हमें कॉन्सेंट्रेट करने की जरूरत है, उसके ऊपर कोई तब्दीली लाने की जरूरत है? मंसूर, सबसे पहले तो लेट मी बी वेरी ब्लैंक हियर। एक तो हमें ये जिंग्विस्टिक अप्रोच अपनी खत्म करनी पड़ेगी और एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हमारी टीम में बड़े मसले हैं। सीधी सी बात है कि देखें, बात यह है कि आप इस पूरे वर्ल्ड कप में, हम अभी आप ये कह रहे थे कि इसने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया टीम ने। आप मुझे पता है 7 मैचेस में से आपने सिर्फ 2 मैच अच्छे खेले, एक साउथ अफ्रीका से और एक न्यूजीलैंड से, और वो भी इसलिए क्योंकि आप सिडनी पे खेल रहे थे, जहां पर बाउंस नहीं होता है और जहां पर पिच स्लो है, तो वो हमारी लाइकिंग की पिच थी।
जहां इस वर्ल्ड कप में आपको ऐसे पिचेस पे खिलाया गया जहां बाउंस था या थोड़ा पेस था, वहां जिम्बाब्वे से भी हार गए, ठीक है। तो 7 में से आप सिर्फ 2 मैच अच्छे खेले, यह हमारी किस्मत थी या कुदरत का निजाम था कि हम फाइनल खेल गए, बहुत बड़ी बात है। लेकिन फ्रॉम डे वन आई सेड कि जी इंग्लैंड से आप नहीं जीत सकते, आप नहीं जीत पाएंगे इंग्लैंड से। बड़े मसले हैं हमारी टीम के अंदर, और हमें जब तक हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे ये मसले हैं, हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमारी ओवरऑल अप्रोच जो है, एटीट्यूड टुवर्ड्स T20 क्रिकेट है, वो ही गलत है। हमारी ओवरऑल सिलेक्शन ही गलत है T20 क्रिकेट के लिए। आप जरा उठा के तो देखें ना इंग्लैंड की टीम को। इंग्लैंड की टीम ने श्रीलंका को, इंडिया को और पाकिस्तान को ऑन अ ट्रॉट हराया है टू विन दिस फाइनल। Doesn't that say something? Doesn't that mean something? It means that Asian teams, whether it is Pakistan, whether it is India, whether it is Sri Lanka, Bangladesh, we are far behind the other teams in T20 cricket. ये बहुत आगे निकल चुके हैं। सर मुझे खान साहब ये बड़ा आपने इंटरेस्टिंग पॉइंट दिया है। मुझे जरा मैं इस पे मजीद बात करना चाह रहा हूँ। मैं सॉरी आपको जरा इंटरप्ट करूंगा। मिर्जा इकबाल बेग साहब से मैं जरा इसके ऊपर डिबेट कर। मिर्जा इकबाल बेग साहब, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि हम लोग T20 की मॉडर्न क्रिकेट के लिए अभी हम तैयार नहीं हैं। आप एग्री करेंगे मिर्जा साहब? नहीं, ऐसी बात नहीं है मंसूर। हमारी टीम सरफराज अहमद की कप्तानी में मुसलसल 7 सीरीज जीती, T20 की आलमी रैंकिंग में नंबर 1 टीम रहे। लास्ट ईयर हमने T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया, इस मरतबा फिर हमने T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया। ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो टीम का सिलेक्शन है वो अगर प्रॉपर तरीके से हो। अभी आप यासिर हमीद से ओपनर का पूछ रहे थे, उन्होंने आपकी गेंद को लेफ्ट कर दिया। दरअसल इस टीम में कितने ओपनर्स हैं आप देखें, बाबर आजम और रिजवान ओपन कर रहे हैं, शान मसूद ओपनर है इस टीम में, हैदर अली ओपन करते आज चले आए हैं, फिर वो हारिस का नाम ले रहे थे, हारिस भी इनिंग्स ओपन कर सकते हैं, और उसके अलावा जख्मी फखर जमान भी इस टीम में शामिल है। तो आप इतने सारे ओपनर्स अगर इस टीम में रखेंगे तो फिर कॉम्बिनेशन क्या बनेगा पाकिस्तान का, ये समझ में नहीं आ रहा। और दूसरे स्ट्राइक रेट, बेशक इन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में 100 से ज्यादा रन की ओपनिंग पार्टनरशिप की, 105 रन की, लेकिन आप ओवरऑल देखें ना इस पूरे T20 वर्ल्ड कप में बाबर आजम का स्ट्राइक रेट मंसूर 93 का रहा, और इसी तरीके से मोहम्मद रिजवान का स्ट्राइक रेट 109 का रहा। अगर आप इस स्ट्राइक रेट के साथ आप T20 के फॉर्मेट में हिस्सा ले रहे हैं तो डेफिनेटली फिर आपके लिए मुश्किल तो होगी। और आपने इंग्लैंड को देख लिया, आज भी इंग्लैंड के 3 विकेटें गिर गई थी, लेकिन 6 ओवर्स में उनके 49 रन थे। हमारी सिर्फ 1 विकेट गिरी थी और पावर प्ले में हमारे 6 ओवर्स में 39 रन थे। तो इसका मतलब है कि हमारा वो माइंड सेट, हमें इस टीम को जो है वो प्रॉपर तरीके से आगे लेकर चलना होगा। टैलेंट बहुत है पाकिस्तान की टीम में, T20 का बेपनाह टैलेंट। मिर्जा साहब मुझे जरा इस पे एक मिनट सर, इस पे ये जो आपने फरमाया कि जी स्ट्राइक रेट बाबर का और उनका रिजवान का जो है वो कम रहा है, क्या पाकिस्तान टीम की ये स्ट्रैटेजी नहीं रही कि पहले 10 ओवर के अंदर जो है विकेटें बचा के खेला जाए और 10 के बाद जो है वो अपना मतलब मास्टर ब्लास्टर इनिंग्स जो है वो स्टार्ट की जाए, जिसकी वजह से स्ट्राइक रेट के ऊपर फर्क पड़ता है? नहीं, स्ट्रेटेजी तो कॉशियस होकर खेल लेते मंसूर दोनों ओपनर, और जब वो 10 ओवर गुजार लेंगे और अगर वो आउट हो जाएंगे तो नीचे वालों पे प्रेशर आएगा। ये तो शुक्र करें कि आपका मिडिल ऑर्डर थोड़ा चल गया, शान मसूद को आप 1 डाउन पोजीशन पर ले आए, इफ्तिखार अहमद ने कुछ रन स्कोर कर दिए, शफल करते चले आ रहे हैं ना। कभी आप नवाज को भेजते हैं मिडिल ऑर्डर में, कभी आप शादाब खान को भेजते हैं, कब इफ्तिखार आ जाते हैं, तो ये प्रॉब्लम है। और शुरू में अगर आप 10 ओवर में कॉशियस होकर खेलेंगे तो कितनी गेंदें, 120 गेंदें ना टोटल आपके लिए, तो आप उनमें से भी अगर 60 गेंदें जो हैं वो आप डॉट, आज आप देखें मंसूर पाकिस्तान ने जो 137 रन बनाए, पाकिस्तान ने जो है 48 डॉट बॉल्स खेली हैं, यानी 8 ओवर्स आप डॉट बॉल खेल लें, तो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं तो कोई गलती है, कहीं ना कहीं आपके माइंड सेट में ये चीज़ है कि आप बहुत ज़्यादा दिफाई अंदाज इख्तियार कर रहे हैं। सरफराज नवाज साहब, ये मिर्जा साहब जो बात कर रहे हैं तो ये तो फिर सारी प्लानिंग जो है वो कप्तानी के हवाले से ही आती है, तो जाहिर बात है फिर डिबेट यहाँ पे भी ओपन करते हैं, क्या बाबर की कप्तानी रहनी चाहिए T20 में, क्या हमें एक नए कप्तान की अब जरूरत है? मंसूर साहब, जहाँ पे दोस्ती यारी चलती हो तो यही अशर होता है। टीम में दोस्ती यारी चल रही है और आप देखें शुरू से लेके अब तक 2 साल से लोग यही कह रहे हैं कि मिडिल ऑर्डर को मजबूत करें और दूसरे प्लेयरों को शरीक करें, लेकिन आपके पास वही इफ्तिखार, आसिफ, नवाज और इस तरह यही 3 चलते रहे हैं। अब नवाज को आज 1 ओवर भी नहीं कराया, और अगर बॉलिंग
फरीदी बार गया ही था तो नवाज को ट्राई कर लेते। आपने इफ्तिखार को लगा के उसी में 12-15 रन करवा दिए। तो मैं ये कहता हूं। अच्छा, वैसे सरफराज नवाज साहब, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूं, आप लोग सारे यहाँ पे बड़े सीनियर्स हैं, जाहिर बात है बहुत एक्सपीरियंस है स्पोर्ट्स क्रिकेट को कवर करने का। सर मुझे पाकिस्तानी क्रिकेट का कोई ऐसा वक्त बताइए जब दोस्ती यारी नहीं चलती थी। नहीं, दोस्ती यारी परफॉर्मेंस भी तो चलती थी ना, परफॉर्मेंस सामने होती थी और इस तरह दोस्ती यारी नहीं चलती थी। वो परफॉर्मेंस के ऊपर होता था कि दोनों की परफॉर्मेंस है, किसको खिला लें। तो ये यहाँ तो परफॉर्मेंस है ही नहीं। और आप अगर आप नवाज को एज ए बैट्समैन खिलाएं T20 में तो ये तो बहुत बड़ा मैं कहूँगा क्राइम है। वो एज ए बॉलर कम बैट्समैन आता है। इस तरह आपने वो 3 अपना अनफिट आदमियों को रखा हुआ है। ये आप देखें, ये फखर को आप शुरू से अनफिट है, उसको लेके क्यों आए? इनको पहले न्यूजीलैंड में खिलाते ना ताकि वहां ये यूटिलाइज होते, पता लगता है इनकी फिटनेस। उसके बाद फिर ये अफरीदी को मैं सर ये जो आपने दोस्ती यारी वाली बात की ना, मैं इस पे जरा यासिर का भी मैं कमेंट लेना चाहूंगा। यासिर, अब टीम के साथ होता सर ये है कि अगर दोस्ती यारी ना चले तो दोस्ती यारी क्या होती है कि जी कप्तान को आप पूरी पावर दें, उसने प्लेयर्स के साथ खेलना है, 10 के साथ जो बाकी 10 हैं उसी ने भगाना है, तो उसको पूरी अथॉरिटी दें, उसने 10 जो भी खिलाने उसको अथॉरिटी दें इस बात की। इसका ऑपोजिट क्या होता है? इसका ऑपोजिट ये होता है कि अच्छा जी नहीं, आप बाकी लोगों को उसकी मर्जी इतनी मत चलाएं, सिलेक्टर्स के ऊपर जो है वो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करें। जब इस तरफ जाते हैं तो धड़ेबाजी शुरू हो जाती है। पिछले 15 साल की आप पाकिस्तान की क्रिकेट उठा के देख लें, कभी कोई किसी की टांग खींचता है, कभी कोई किसी की टांग खींचता है, तो फिर हम उस मसले में जाके फंस जाते हैं। तो यासिर साहब क्या किया जाए फिर? देखें, दोस्ती यारी तो खैर क्रिकेटर्स की होती है, ऑब्वियसली टीम मेट्स होते हैं आपस में। इस टीम में मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि एक चीज़ बहुत अच्छी है कि आपस में यूनिटी बहुत अच्छी है। आपने बात की कप्तानी पे बहुत क्वेश्चंस है। मैं ये मेरा मानना है, आई बिलीव के अगर किसी को भी कप्तान बना दे इस टीम में तो इनकी यूनिटी डिस्टर्ब नहीं होगी, क्योंकि ये एक बड़ी अच्छा साइन हमने देखा जिसकी वजह से कुछ रिजल्ट्स बड़े कम रिसोर्सेज, मैं समझता हूँ कि जिस तरह इकबाल भाई ने भी बात की, जो क्रिटिसिज्म है बिल्कुल राइट क्रिटिसिज्म है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमसे सही नहीं हुई। एक तो पावर प्ले हम बिल्कुल नहीं खेल सके। पावर प्ले हम बड़े अरसे से हम पावर प्ले को उस तरह यूटिलाइज नहीं कर पा रहे जिस तरह के T20 में पावर प्ले का यूटिलाइज होता है। लेकिन दोनों की परफॉर्मेंसेज ऐसी हैं कि वो ओवरलुक कर जाती है इस चीज़ को कि यार पावर प्ले भी कुछ चीज़ है T20 में। अब एक नंबर 1 बैट्समैन है वर्ल्ड T20 का, एक नंबर 2 बैट्समैन है, तो आप उनको किस तरह हटा सकते हैं? दूसरी बात ये कि दोस्ती यारी अच्छी चीज़ है और इससे यूनिटी आती है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि किसी ऐसे प्लेयर को ना खिलाएं कि जिसकी कोई जगह नहीं बनती और वो खेले। तो मेरे ख्याल से इस वक्त तो टीम में यही मेरे ख्याल से अवेलेबल प्लेयर थे। जो नवाज की अगर आप परफॉर्मेंसेस देखें तो नवाज ने पास में काफ़ी सारे पाकिस्तान को मैचेस जिताए हैं। अगर आप एशिया कप में देखें, उसने इंडिया के अगेंस्ट जो बैटिंग की थी, फिर उसके बाद बड़े क्रंच सिचुएशन में उसने बहुत अच्छे बॉल किए हैं और आज उससे खैर बॉलिंग नहीं करवाई। मैं ये समझता हूँ, मेरी ये राय है कि हमारे 5 बॉलर्स पूरे थे और ये वो पिच है कि जिसमें आपने जगह पे लाके बॉल करने। हमारा जो आज पहला टर्निंग पॉइंट था जो हमारी फेवर में है वो ये था कि शाहीन शाह अफरीदी ने पहले ओवर में आउट किया एलेक्स हेल को। वहाँ से हमें मैच की पे ग्रिप पकड़ लेनी चाहिए थी, लेकिन नसीम शाह ने दूसरे एंड से 12 बॉलों पे 25 रन दिए। मेरे ख्याल से ये हमारा एक नंबर 1 जो हमारा जो लूजिंग कॉज बने, वहाँ पे वो अगर उन 12 बॉलों पे 10 रन देता, नया बॉल था, बहुत आगे किए। ठीक है, उसने स्विंग का चांस लिया। अच्छा, मुझे ये आपने बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट यासिर भाई ये कहा है, लेकिन मैं वहीद खान साहब आपसे तो सर ये पूछना चाहूँगा, ज़रा इस पर ज़रा कमेंट करें। इफ्तिखार ने 6 गेंदों का सामना किया, कोई रन स्कोर नहीं किया और जिस ओवर के अंदर एक्चुअली वो आए थे वो पूरा मेडन ओवर गालबन चला गया। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मेरे ख्याल में आखिरी नंबर मुझे यही याद है। सर T20 वर्ल्ड कप फाइनल के अंदर मेडन ओवर चला जाए, इससे बड़ा क्रिमिनल काम और क्या हो सकता है? पहले तो मंसूर, जो इंटरेस्टिंग चीज़ है ना वो ये है कि मिर्जा ने कहा कि सब ठीक है, हमारी टीम अच्छी है, लेकिन साथ में फिर उन्होंने सारी बुराई गिना दी टीम की। बात यह है कि ये टीम यूई में जीतती आ रही है, सरफराज के अंडर भी ये बाहर कभी नहीं ज्यादा जीती है, ये यूई में खेलते आ रहे हैं।
अब इनका टेस्ट हो रहा है। दूसरी बात रही इफ्तिखार की, जो आप बात कर रहे हैं, मसला ये है कि देखिए जिस वक्त वो बैटिंग करने आया ना मंसूर, उस वक्त आदिल राशिद बॉल को बहुत टर्न कर रहा था और बहुत ब्रेक उसको मिल रही थी, और जो इफ्तिखार ने जो 5 बॉलें मिस की है, ऑल ऑफ देम वर एक्सीलेंट बॉल्स। मतलब वो कोई भी बैट्समैन होता वो बीट होता, वो तो बच गया, वो एक बॉल पे बल्कि सब मतलब कॉट बैट होते होते रह गया। तो आई वोंट ब्लेम हिम फॉर दैट। इफ्तिखार वाज वन ऑफ आवर फ्यू प्लेयर्स इन दिस टूर्नामेंट हु प्लेड रियली वेल इन दिस टूर्नामेंट, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब वो जो साउथ अफ्रीका वाला मैच था उसमें इफ्तिखार ब्रिलियंटली खेला, 50 किए थे उसने और शादाब में भी 50 किए थे, तो हम वो मैच जीते थे। तो आई वोंट ब्लेम हिम। बात यह है कि वो जिस सिचुएशन में आया वो गलत सिचुएशन में आया। अब जो हम बात करते हैं ना कप्तानी की, कप्तानी मतलब सही नहीं थी, उसकी वजह यह है कि देखिए सिंपल सी बात है, T20 क्रिकेट अब सिर्फ इस पर नहीं रह गई है कि आपके पास टैलेंट क्या है या क्या इसको बोलते हैं आप कितनी T20 क्रिकेट खेल रहे हैं। अब T20 क्रिकेट इज ऑल अबाउट बीइंग इन्वेंटिव, अबाउट हाउ यू टेक डिसीजंस विद एवरी बॉल। और मैं समझता हूँ कि बाबर इसमें लैक करता है, वहां इफ्तिखार को नहीं आना चाहिए था। जब आपको पता है कि आदिल राशिद बॉलिंग कर रहा है, टर्न कर रहा है, बॉल को ब्रेक कर रहा है, अच्छी बॉलिंग कर रहा है, तो यू हैड द ऑप्शन ऑफ नवाज। आपने नवाज को पहले यूटिलाइज किया था इस टूर्नामेंट में, इवन इन द लास्ट एशिया कप आपको यूटिलाइज किया था कि उसने आपके ऊपर से तेजी से रन किए थे। तो आई थिंक थोड़ा सा इन चीजों पे आपको काम करने की जरूरत है। और जैसे मैंने कहा ना कि अप्रोच एंड एटीट्यूड हैज टू चेंज। आप T20 क्रिकेट वनडे की टेम्पलेट से नहीं खेल सकते। आप T20 क्रिकेट अब बिल्कुल डिफरेंट हो चुकी है। 2007 में 2009 में इंडिया पहला T20 वर्ल्ड कप जीता, 2009 का पाकिस्तान जीता, ठीक है। क्या वजह थी जीतने की? क्योंकि उस वक्त ये जो कंट्रीज थी ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड वगैरह, ये इतना सीरियसली नहीं लेती थी T20 क्रिकेट को, बट व्हेन दे रियलाइज्ड द कमर्शियल वैल्यू ऑफ T20 क्रिकेट दे टुक इट सीरियसली। और उसके बाद से आप देखें 2010 के बाद से या तो वेस्ट इंडीज या फिर ये ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड ये डोमिनेट करते आ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने बिल्कुल रीसेट कर दिया है, आप ये कह सकते हैं इन्होंने रीसेट मारा है बिल्कुल T20 किस तरह खेली। मैं सर ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है मिर्जा साहब, लेकिन अब मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान के अंदर फिर क्या किया जा सकता है? PSL है, PSL के जरिए लोकल आपका जो टैलेंट है उसको ग्रूम करने की कोशिश की जाती है। रमीज राजा साहब जैसे एक साबिक क्रिकेटर खुद इस वक्त आपके PCB के चेयरमैन हैं, तो पाकिस्तान और क्या करे अपने आप को? मतलब जिस तरह वहीद साहब कह रहे हैं कि जनाब आप अभी भी शायद इस सदी के पहले 10 साल के अंदर ही फंसे हुए हैं, आपकी T20 क्रिकेट आज भी उधर ही बैठी हुई है, बाकियों ने अपने आप को इनोवेट किया है। तो मिर्जा साहब हम क्या कर सकते हैं फिर? हमने इतना बड़ा एंटोराज भेजा था मंसूर, आप खुद सोचें कि अगर 15 रुकनी टीम थी तो उसके साथ 16-17 सपोर्ट स्टाफ था। और फिर उसके अलावा अगर आप देखें कि पाकिस्तानी टीम की जो फिटनेस का जो मसला था वो भी बड़ा मसला है ना, ये हमें देखना चाहिए ना। अगर हम इस पे सरफे नज़र कर लेंगे, रमीज राजा साहब ने आपको खुद, आप तो क्रिकेट कवर करते रहे, एक इंटरव्यू में कहा कि अब कप्तान से मेरा राब्ता, आपके कप्तान से राब्ता मुनक़ता हो गया। फिर उसके बाद वो जाकर हमजा शहबाज से मिल लिए, फिर उसके बाद जाकर वो जो है वो परवेज़ इलाही साहब से मिल लिए। तो यहाँ पाकिस्तान में क्रिकेट बोर्ड में भी तो सियासत है ना कि अपनी नशिस्तें बचाने के लिए कुछ भी किया जा सकता है। अब आपने वहां एक डॉक्टर ऑलरेडी आपके मौजूद थे, डॉक्टर नजीब सुमरो, फिर आपने इंग्लैंड से डॉक्टर जफर को भेज दिया जो रीहैब की जिम्मेदारी निभा रहे थे शाहीन शाह अफरीदी और फखर जमान की। कोई उनसे पूछे कि फखर जमान के साथ उन्होंने क्या किया कि वो अनफिट हो गए और वो टीम से बाहर हो गए, वो ट्रैवलिंग रिजर्व में चले गए। फिर शाहीन शाह अफरीदी की फिटनेस के हवाले से भी क्वेश्चन मार्क था। आज भी देखे पता चल गया जैसी वो कैच लेने के लिए घुटने के बल गिरे और उनकी वही चोट जो है दोबारा से औद कर वापस आ गई। तो वो क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी तो देखे ना, रमीज राजा साहब भी देखे, खाली वीडियो पे पैगामात देने से या वहां जाके खिलाड़ियों को मिर्जा साहब मुझे ना इस वक्त एक ब्रेक पे जाना है, लेकिन ये जो आपने शाहीन शाह अफरीदी बात की है ना, मैं दोबारा वापस आके आप ही के सामने ये सवाल रखना चाहूंगा कि शाहीन शाह अफरीदी के साथ आज जो कुछ मैच के अंदर हुआ, क्या वो एक इंसिडेंट था या एक्चुअली वो पीछे से ही अनफिट थे? क्योंकि अगर वो पीछे से ही अनफिट होते तो जो उन्होंने पहला ओवर कराया था और ओपनर का आउट किया था, मतलब दैट वाज अ बिग ब्रेक थ्रू जो शाहीन ने हमें दिया। तो अगर वो इतने अनफिट होते तो वो विकेट ना लेते। क्या वाकई वो एक इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से अनफिट हो गए या मैच के अंदर वो गए ही अनफिट थे? मेरे ख्याल में सरफराज साहब भी इसके ऊपर बड़ा अच्छा कमेंट कर सकते हैं, खुद भी माजी के बड़े ज़बरदस्त फास्ट बॉलर रहे हैं। यासिर हमीद साहब का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, लेकिन इसके ऊपर मजीद डिबेट और डिस्कशन होगी एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले मिर्जा इकबाल बेग साहब फरमा रहे थे कि शाहीन अफरीदी के हवाले से उनकी फिटनेस के ऊपर एक सवाल है।
लेकिन मिर्जा साहब मैं आपसे पूछना चाहूंगा सर, ये शाहीन अफरीदी के साथ जो इंसिडेंट हुआ, क्या ये वहीं पे उनको जो ग्राउंड में फील्डिंग करते हुए कैच पकड़ते हुए जो चोट लगी थी उसकी वजह से वो अनफिट हो गए, या वो फाइनल के अंदर एक्चुअली गए ही अनफिट थे? क्योंकि उन्होंने तो पहला बड़ा जबरदस्त ओवर किया, पाकिस्तान को ब्रेक थ्रू भी दिया उन्होंने। वो मंसूर अपनी जो फिटनेस थे वो रफ्ता रफ्ता गेन तो कर रहे थे। पहले जो 2 मैचेस खेले जिम्बाब्वे के खिलाफ और उससे पहले भारत के खिलाफ, उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं थी। लेकिन लगता यही है कि जिस तरीके से वो गिरे हैं, उनकी इंजरी ने दोबारा वो लिया और वो मुकम्मल तौर से रिकवर नहीं हुए थे, जो बज़ाहिर लग रहा है। अगर वो मुकम्मल तौर से रिकवर हो चुके होते तो इस तरह के कैचेस फील्डर्स लेते हैं, वो गिरते हैं घुटने के बल और खड़े हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल में वो हमारे लिए एक सेटबैक था, क्योंकि उन्होंने सिर्फ 2 ओवर्स और 1 गेंद की थी। और अगर वो होते 19 ओवर्स में, देखें आप, उन्होंने स्कोर इंग्लैंड ने अचीव किया टारगेट को, तो अगर शाहीन आफरीदी होते तो डेफिनेटली फर्क पड़ता था। सरफराज साहब, आप खुद भी माजी के एक लेजेंडरी फास्ट बॉलर रह चुके हैं, इस फिटनेस के ऊपर सर क्या कहेंगे? क्या शाहीन आफरीदी को इस इतने परसेंट, मतलब 100% तो नहीं कहा जा सकता कि वो फिट थे, लेकिन इस परसेंटेज ऑफ फिटनेस के साथ उनको फाइनल खिलाना चाहिए था? या ऑब्वियसली इतना बड़ा आपका नाम है, आपके एक अटैकिंग फास्ट बॉलर है, आप उनको किस तरह प्लेइंग 11 से बाहर करते? नहीं, अब आप देखें, ये तो बॉलर खुद ही बता सकता है ना कि मैं कितना फिट हूँ। इसके सामने आप देखें, इंग्लैंड का वुड है, वुड को मैंने नेट में बॉलिंग करते देखा भी है, जोर लगाते, तो उसने लेकिन फाइनल नहीं खेला, इसलिए कि वो सोच रहा था कि कोलैप्स ना कर जाए। अफरीदी का भी आप देखें, जब इसने शुरू किया वर्ल्ड कप टीम के लिए, तो इसकी स्पीड 130, 235 से ज्यादा नहीं बढ़ी, हालांकि ये 140 प्लस स्पीड पे बॉलिंग करता रहा है। तो इससे मैं अंदाजा कर रहा था कि ये फुली फिट नहीं और टांग के ऊपर पूरा जोर लगा के बॉल नहीं कर रहा। तो ये चीजें देखते हुए तो ये बॉलर समझता है कि 4 ओवर करने हैं, मैं कर लूंगा, लेकिन ये नहीं देखता कि फील्ड भी करनी है बड़ी ग्राउंड, और मेलबर्न की ग्राउंड भी काफी बड़ी है। तो मैं इसमें ये कहूंगा कि ये तो बॉलर को खुद बताना चाहिए कि मैं कितना फिट हूँ, सर्वाइव कर सकता हूँ या नहीं। लेकिन इससे पहले डोमेस्टिक क्रिकेट से पहले इसको पाकिस्तान में क्लब क्रिकेट खेलनी चाहिए थी, उसके बाद डोमेस्टिक क्रिकेट खेलता, और 1 ओवर 2, 4, 5 ओवर के बाद जब आप दूसरा स्पेल करने आते हैं, फिर पता चलता है आपको कि आपकी फिटनेस क्या है, और फिर शाम को तीसरा स्पेल करते हैं कि आप सर्वाइव कर रहे हैं कि नहीं। तो इस तरह तो ये कुछ भी नहीं। फहद मां का देखें, वो ड्यूरिंग द मैच कहते हैं कि अनफिट हो गया हूँ, और गया इंग्लैंड और उसके बाद सीधा आ गया कि फिट हूँ, वो फिर अनफिट हो गया। ये मजाक जो हो रहा है ये नहीं होना चाहिए। और दूसरा मैं कहूँगा, अच्छा मैं इसमें जरा वहीद खान साहब का सर कमेंट लेना चाहूंगा। वहीद खान साहब, इज इट फेयर क्रिटिसिज्म ऑन शाहीन आफरीदी के अगर वो मुकम्मल फिट नहीं थे, लेकिन सर बात ये है ना कि ये पाकिस्तान है, यहाँ पे ये भी प्रॉब्लम है। मुझे वो 1996 का वर्ल्ड कप याद आ गया, वो जो जिसमें भारत के साथ मैच था और वसीम अकरम जो है वो लास्ट मोमेंट के ऊपर उन्होंने पुल आउट किया था बिकॉज ही वाज अनफिट। मैं आज देख रहा था कि अभी तक 2022 के अंदर भी वसीम अकरम को उस मैच के हवाले से एक्सप्लेनेशंस देनी पड़ रही हैं कि जनाब मैं वाकई अनफिट था, वकार सामने बैठे हुए, वकार से पूछ लें, मैं वाकई अनफिट था, आई कुड नॉट प्ले। तो पाकिस्तान के अंदर शाहीन आफरीदी के हवाले से क्या आप ये रिस्क ले सकते थे कि जनाब इतना बड़ा नाम हो आपका, इतना बड़ा आपका बॉलर हो और आप उसको ना खिलाएं बिकॉज ही इज अनफिट? देखिए मंसूर, 96 के हालात बिल्कुल डिफरेंट था। आपको पता है उस जमाने में मैच फिक्सिंग एलिगेशंस का सिलसिला चल रहा था, तो इस वजह से वसीम को अब तक वो एक्सप्लेनेशन देने पड़ता है, लेकिन अब वो हालात नहीं है। देखिए शाहीन ने खुद अपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ड्यूरिंग द टूर्नामेंट उन्होंने ये बात एक्सेप्ट की, ही सेड कि आई एम फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू रिकवर, और मुझे मुश्किल हो रही है और अभी तक मैं पूरी तरह फिट नहीं हुआ हूँ, मैं आहिस्ते आहिस्ते करके फिट हो रहा हूँ, और ये इंजरी मतलब जो है किसी को ना हो, ये वर्ड इस्तेमाल की शाहीन ने कि इंजरी अल्लाह ताला किसी को ना दे। तो बात ये कि नी इंजरी होती है, मतलब मैं क्या कहूँ, सरफराज नवाज साहब बैठे हैं, ही नोस बेटर, क्योंकि उन्होंने तो माशाल्लाह से इतनी क्रिकेट खेली है, लेकिन नी इंजरी से इतनी जल्दी वापस आना बड़ा मुश्किल काम होता है। ये मार्क वुड को भी नी इंजरी थी, ये भी देखें आप उसको किस तरह से वो वापस लेके आए। वो जब पाकिस्तान आया खेलने के लिए उसको सारे मैच नहीं खिलाए उन्होंने उसको तीन मैच खिला के छोड़ दिए, जिसमें उसने मतलब तकरीबन कोई 8 विकेट ले गया था वो, ठीक है। तो आपको अगर शाहीन को खिलाना भी था
तो आप शाहीन को इंपॉर्टेंट मैचेस में खिलाते ना। लेकिन मसला ये था कि आपने अपनी सिचुएशन इतनी खराब कर दी थी बिकॉज ऑफ बाय लूजिंग द फर्स्ट 2 मैचेस कि यू हैड नो ऑप्शन, यू हैड टू प्ले, क्योंकि आपको फिर कोई मतलब कोई सिचुएशन ऐसी थी नहीं कि आप कोई मैच हार बर्दाश्त कर सकते थे। बट इट वाज वेरी अनफेयर ऑन शाहीन। मिर्जा बिल्कुल सही कह रहा है कि अगर फील्डिंग में एक प्लेयर रिकवर नहीं कर पा रहा है कैच लेकर, उसका मतलब प्रॉब्लम है उसको नी में, और ये नी बड़ी सेंसिटिव चीज होती है। इस तरह से आप नहीं किसी को पुश थ्रू कर सकते कि नहीं बस अब आप आके खेलो, ऐसा नहीं होता। वो बेचारा बच्चा, मतलब सरफराज साहब कह तो रहे कि उसकी जिम्मेदारी है, मैं बिल्कुल एक्सेप्ट करता हूँ बॉलर की जिम्मेदारी है, लेकिन आई कैन अंडरस्टैंड द सिचुएशन इन द टीम के जाहिर सी बात उसको बोला होगा कि यार कर ले तू 4 ओवर ही तो कराने हैं और ये वो करके वाला सिलसिला होगा, तो बेचारे ने मान लिया होगा। लेकिन देखें 2017 चैंपियंस ट्रॉफी में मुझे याद है जब पाकिस्तान टीम गई वहां पर तो सेलेक्टर्स ने उमर अकमल को भेज दिया था टीम में, ठीक है। मिकी ऑर्थर ने उसका वहां पर फिटनेस टेस्ट लेके उसको वापस भेज दिया पाकिस्तान की, जी ये फिट नहीं है, मेरे टीम में फिट नहीं होता। बड़ा उस पर कंट्रोवर्सी हुई कि ये मिकी ऑर्थर ने ज्यादती की है और उसका कोई पर्सनल एजेंडा है उमर अकमल के साथ, ये वो करके, लेकिन उसने नहीं रखा उमर अकमल को। पाकिस्तान वेंट ऑन टू विन द चैंपियंस ट्रॉफी, ठीक। तो आपको फिटनेस पे जो है ना बिल्कुल भी आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। आजकल की क्रिकेट में जिस तरह का ये शेड्यूल था वर्ल्ड कप का आपके सामने था, आई थिंक बहुत बड़ा इन्होंने रिस्क लिया है। एंड आई जस्ट होप, मेरी दुआ ये है कि भाई वो बेचारा कोई परमानेंट डैमेज ना सफर करे शाहीन शाह अफरीदी आगे चल के, क्योंकि हमारा वो एसेट है, ही इज वेरी यंग, ही इज द एसेट। मुझे जहां पे हम जाहिर बात है प्लेइंग 11 की बात कर रहे हैं और हम फिटनेस की भी बात कर रहे हैं, मिर्जा साहब यहाँ पे मिडिल ऑर्डर के हवाले से वर्ल्ड कप जब शुरू हुआ था और टीम सिलेक्शन की बात हुई थी, शोएब मलिक के हवाले से उनकी कमी के बारे में कहा गया कि अगर ये एक एक्सपीरियंस प्लेयर आपके पास होता जो स्पिन को भी बहुत अच्छा खेलते हैं तो आपका मिडिल ऑर्डर जो है वो ज्यादा बेहतर हो जाता। क्या पाकिस्तान हैज मिस्ड अ ट्रिक बाय नॉट प्लेइंग शोएब मलिक? देखिए अब शोएब मलिक की उम्र तो ज़्यादा हो गई मंसूर, लेकिन 2 साल से ही जो प्लान में इन्होंने रखा था वो कहाँ गए? खुशदिल शाह को एक मैच भी नहीं खिलाया, उसको आप प्लान में लेकर चल रहे थे। चीफ सेलेक्टर बोलते हैं ये हमारे प्लान में। आसिफ अली जो है वो भी उनके प्लान में, वो नाकाम हो गए। हैदर अली हैं वो भी उनके प्लान में। और अनफिट खिलाड़ियों में अगर उस्मान कादिर का अंगूठा फ्रैक्चर हो गया था, उसको टीम के साथ कैरी कर रहे थे, कोई मैच नहीं खेला, वो भी टीम के साथ ही साथ। इसके अलावा हसनैन जो बिग बैश में इतना अच्छा परफॉर्म करके आया था, उसको भी एक मैच नहीं खिलाया। तो दोस्ती यारी तो होती है टीम सिलेक्शन में। जो मेरे जराए बताते हैं कि बाबर और रिजवान का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है और यही दोनों सारे शॉट्स खेल रहे हैं। सकलैन मुश्ताक और मोहम्मद यूसुफ तनख्वाह ले रहे हैं सिर्फ, तो और इतनी भारी अगर आपको तनख्वाह मिलेगी तो फिर आप क्यों बीच में मदाखलत करेंगे? तो प्लेयर्स पावर अलग अपनी जगह, लेकिन यहाँ 2 लोग जो हैं वो कंट्रोल कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो जिस लड़के पे अगर आप कहें कि पसंद नापसंद या आप कहें जिस पे वो ट्रस्ट करते हैं वो उसको खिलाते हैं, जिस पे उसको ट्रस्ट नहीं होता वो उसको नहीं खिलाते। तो इसी तरीके से काम चल रहा है मेरे ख्याल में। ये इसमें रमीज राजा और टीसीबी को देखना, ट्रस्ट से मुराद ये है कि उनका जो बड़ा करीबी हो, जिस पर के वो बहुत ज्यादा इन्हिसार करना चाहते हैं, वो उसे खिलाते हैं। अच्छा, मैं वैसे इस पे जानना चाहूंगा ये ट्रस्ट से क्या मुराद है? ट्रस्ट तो नॉर्मली ऐसे मामलों में होता है जब आपने किसी के पास अपने पैसे रखवाने हो या किसी से पैसे लेने हो तो तब ट्रस्ट का मामला आता है। ये क्रिकेट खिलाने में ट्रस्ट का क्या ताल्लुक है? 11 जो ग्राउंड में उतरने हैं उससे ट्रस्ट का क्या ताल्लुक होता है? मैं सीनियर्स बैठे हुए, मैं इनसे इसके ऊपर जरा तबसरा लेता हूँ एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब ने एक पटाखा छोड़ा था, जिसे मैं कह सकता हूं कि उन्होंने कहा कि जनाब प्लेयर्स के ऊपर जो है वो ट्रस्ट करते हैं। तो ये ट्रस्ट करने से क्या मुराद थी? मुझे इस बात की समझ नहीं आई। मिर्ज़ा साहब जरा समझाइएगा प्लीज़। मंसूर, जो हम ख्याल लड़के होते हैं टीम में कि जो कप्तान के एतमाद पर पूरा उतरते हो, कप्तान उन्हें अपने साथ लेकर चलता है, मैं उस ट्रस्ट की बात कर रहा था। अच्छा वहीद खान साहब, ये सर हम ख्याल से क्या मुराद होती है सर? मतलब ये कोई लॉबीज़म, क्योंकि आप दोनों ने जो है ना वो लॉबीज़ भी बड़ी देखी हैं पाकिस्तान के अंदर, और ये मतलब लाहौर लॉबी, कराची लॉबी, वो वाला चक्कर भी है। आई डोंट थिंक कि अब वो चीज़ तो कम से कम हमारी टीम में ऐसा कोई नज़र आता, बड़ी जेल्ड किस्म की टीम लग रही है इस वक्त। नहीं, अब वो तो खैर वो वाला वक्त नहीं रहा, लेकिन व्हाट आई थिंक मिर्जा मीन्स इज बेसिकली कि मसला ये होता है, और ये कोई पहली दफा नहीं हो रहा है, ये कोई बाबर वाहिद कप्तान नहीं जो है
मतलब लाइकिंग डिसलाइकिंग पे चलता है। जो प्रीवियस कैप्टन रहे वो भी सब इसी तरह मतलब होता ही है कि बेसिकली आपके पास 2 प्लेयर्स की चॉइस होती है, एक 19 होता है, एक 20 होता है। तो इफ यू फील कि 19 वाला जो है वो आपके ज्यादा काम आएगा, या आपके वो जो आपकी थिंकिंग है, जिस तरह आप टीम को लेके चलना चाहते हैं, ड्रेसिंग रूम के माहौल में एनवायरनमेंट वो फिट होता है, तो आप 19 वाले को प्रेफर करते हैं ओवर द वन हुज 20। एंड दिस हैज बीन हैपनिंग फॉर अ नंबर ऑफ इयर्स नाउ इन पाकिस्तान क्रिकेट। ये कोई नई बात नहीं है कि आप कहें कि ये बाबर अलग कर रहा है। बात ये है कि देखिए बाबर जाकर क्या ना, आई थिंक वो जो उससे गलती हुई है, जिसकी वजह से सफर किया पाकिस्तान में, उससे गलती ये हुई कि ही ट्रस्टेड खुशदिल शाह, आसिफ अली एंड हैदर अलॉट, और वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि आसिफ अली, खुशदिल वगैरह बहुत पिवटल रोल प्ले करेंगे उसके लिए मिडिल ऑर्डर में, लोअर मिडिल ऑर्डर में, और पिंच हिटर्स क्या रोल प्ले करेंगे और रन तेजी से करेंगे। लेकिन हुआ ये कि अनफॉर्चुनेटली तीनों नहीं चल पाए। तो आई थिंक गलती उससे ये हुई कि जब एशिया कप में वो नहीं चले और उससे पहले भी वो नहीं चल रहे थे, तो आई थिंक वहां पर उसको थोड़ा सा अपना स्टांस चेंज करने की जरूरत थी, ऑब्डोरेट होने की जरूरत नहीं थी, स्टबर्न होने की जरूरत नहीं थी। जब लोग कह रहे थे कि भाई आप ट्राई करें शोएब मलिक को, आप ट्राई करें किसी और प्लेयर को, तो उसको करना चाहिए था। यू हैड शोएब मलिक। सर I'm going into my last minute now. I'm going into my last minute. सरफराज साहब से आखिरी सवाल मैं करना चाहूंगा। सरफराज साहब, थोड़ा सा सियासी नौयत का सवाल है। बाबर ने जो भी परफॉर्म किया, सब पूरी टीम को इंक्लूडिंग बाबर, पाकिस्तानी कौम आज उनको सपोर्ट कर रही है। मेरे कप्तान इमरान खान साहब ने कहा है कि बाबर को कप्तान मैंने बनाया था। तो सरफराज साहब, कोई तारीखी कलमात इमरान खान साहब के लिए भी फिर होने चाहिए अगर उनकी इतनी अच्छी चॉइस थी तो? देखें, इमरान ने जो तबाही की है, सबसे पहले तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को तबाह कर दिया क्रिकेट बोर्ड का, और उसमें इन्होंने हैंड पिक अपने दोस्तों को गवर्निंग बोर्ड में ले आए। कोई इलेक्टेड आदमी नहीं है। तमाम एसोसिएशन अपना ना उनके इलेक्शन हुए हैं। पिछले 4 साल से क्लबें बंद हो गई। अंडर 19 क्रिकेट खत्म, अंडर 16 क्रिकेट खत्म, और अब रमीज राजा ने 1 अरब रुपया तकरीबन कहते हैं कि खर्च किया है, जो बाहर से इधर उधर से लोग जमा करके यूथ क्रिकेट कराई है। और उसमें 6 बाहर से प्लेयर बुला के कुछ पाकिस्तान से मेंटर बनाया, और मेंटर को 1-1 करोड़ रुपया फी आदमी को दिया कि ये मौजें करें आप। और भाई आप 1 अरब खर्च कर रहे हो, क्रिकेट की बहाली करें, अपना डोमेस्टिक क्रिकेट, अपने जो 6 रीजन बनाए हुए हैं, इनमें से आप क्या ढूंढ रहे हैं? वही बूढ़े तोते एक दूसरे से खेल रहे हैं। आप अंडर 19, 16 से प्लेयर निकलवाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सरफराज नवाज साहब, मिर्जा इकबाल बेग साहब का और वहीद खान साहब आपका। नाज़रीन, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप तो नहीं जीत सका, लेकिन पूरी कौम की दुआएं फिर भी पाकिस्तानी टीम के साथ है। वेल प्लेड बॉयज, वेरी वेल प्लेड। अगले हफ्ते इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।